नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर RB धवन और आज का वीडियो है राहु और केतु। राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया। किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए? कुछ प्रश्न हैं जो मेरे दर्शकों के अक्सर आते रहते हैं और उस प्रश्नों को आज आधार मान करके आज का वीडियो प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि गोमेद किस ग्रह का रत्न है या लहसुनिया किस ग्रह का रत्न है। गोमेद या फिर लहसुनिया को किसको पहनना चाहिए, गोमेद या लहसुनिया को किसको नहीं पहनना चाहिए, गोमेद या लहसुनिया कितने वजन का पहनना चाहिए, गोमेद या लहसुनिया किस हाथ की किस उंगली में पहनना चाहिए और कौन से मुहूर्त में पहनना चाहिए, स्त्री या पुरुष को किस हाथ में किस उंगली में पहनना चाहिए, गोमेद या लहसुनिया की पहचान कैसे करें और फिर ये कहाँ से खरीदें। ये सब प्रश्न अक्सर आते रहते हैं मेरे पास, क्योंकि रत्न का पार्क ही हर कोई होता नहीं है। गोमेद हो या लहसुनिया हो, ये दोनों रत्न राहु और केतु के रत्न माने ही जाते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही पैदा होता है कि गोमेद कौन सी जन्म कुंडली के किस ग्रहों की स्थिति वाले लोगों को शुभ फल देने वाला हो सकता है, या लहसुनिया किसको शुभ फल देने वाला हो सकता है, कब पहनना चाहिए। गोमेद राहु ग्रह का रत्न है और इसी तरह से लहसुनिया केतु ग्रह का रत्न है। राहु और केतु किस प्रकार से अलग अलग राशि और लगन वालों के लिए अलग अलग शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं, इस प्रश्न पर आज का वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल राहु हो या केतु हो, इसका रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया के बारे में बहुत ही विशेष नियम हैं और इसके बारे में ये कह सकते हैं कि लगन के अनुसार कोई विशेष शुभ या अशुभ फल प्राप्त नहीं किए जा सकते। मतलब ये है कि राहु और केतु के लिए कुछ अलग सिस्टम है, अलग पद्धति से कुंडली को देख करके रत्नों का निश्चय किया जाता है। शुभता या अशुभता के अनुसार चुनाव इस तरह से करना चाहिए, जैसे कि विधि लघु पराशरी में, मध्य पराशरी में या वृद्ध पराशर और शास्त्र के अनुसार कुछ अलग पद्धति बताई गई है। राहु और केतु किसके लिए शुभ होते हैं, किसके लिए अशुभ होते हैं, उसकी दशा या अंतर्दशा में मुख्य रूप से राहु का या केतु का प्रभाव होता है। जैसे किसी की कुंडली में राहु किस स्थान पर स्थित है, किस पोजीशन पर है, और उसकी कुंडली में अगर राहु की महादशा या अंतर्दशा आ जाती है तो वो कैसा फल देगा। अगर वो शुभ फल देने वाला है तो उसके शुभ फल में वृद्धि करने के लिए हम गोमेद पहन सकते हैं। ऐसे ही केतु, ठीक इसी प्रकार से केतु की स्थिति भी भाव कौन सा है और कौन से ग्रह के साथ उसकी स्थिति है, इस पर निर्भर करता है। तो इसको समझ, जिसमें राहु या केतु की स्थिति लगन लग्नेश या फिर भाव भावेश के अनुसार नहीं देखी जाती, क्योंकि राहु या केतु इसको किसी राशि का स्वामी माना ही नहीं गया। पराशर नियम के अनुसार, पराशर सिद्धांत के अनुसार, ना तो इन दोनों ग्रहों की कोई राशि होती है और ना ही इन दोनों ग्रहों की कोई किसी दूसरे ग्रह पर दृष्टि या दूसरे स्थान पर दृष्टि ही होती है, ना दृष्टि ना इसकी राशि। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि राहु या केतु का रत्न गोमेद या लहसुनिया किसको पहनना चाहिए, कौन सी लगन वाले के लिए वो शुभकारी होगा राहु या केतु, और कौन सी लगन वाले को अशुभकारी होगा, किसके लिए पहनना है किसको नहीं पहनना। इसके लिए आप लघु पराशरी का अवलोकन कर सकते हैं। लघु पराशरी जो कि आचार्य वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर और प्रचलित और प्रसिद्ध ज्योतिष का फलादेश का ग्रंथ है, इसका अवलोकन करते हैं। ये कहते हैं आचार्य वराह मिहिर, और प्रमाणिक है ये ग्रंथ, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके संज्ञा अध्याय, जो अध्याय का नाम है वो है संज्ञा अध्याय, और श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13 में लघु पराशरी में आचार्य वराह मिहिर ने लिखा है राहु और केतु के बारे में, बड़ा सुंदर लिखा है। उन्होंने कहा है कि ये प्रबल तमो ग्रह हैं, राहु या केतु। जिस भाव में ये बैठे होते हैं या जिस भाव में जैसे ग्रह के साथ
इनकी युति हो रही होती है और जहाँ पर बैठे हों उस भाव के साथ और जिस ग्रह के साथ बैठे हों, जिस स्थान के स्वामी के साथ बैठे हों, उन स्थानों के फल ये प्रदान करते हैं। इसका मतलब आइए समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य वराहमिहिर। इनके अनुसार इससे स्पष्ट हो जाता है कि राहु या केतु, इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राहु या केतु अगर किसी कुंडली के केंद्र स्थान में बैठे हों और केंद्र में बैठ करके किसी त्रिकोणेश ग्रह के साथ युति बना रहे हों या किसी त्रिकोण भाव में बैठे हों और किसी केंद्रेश के साथ बैठ करके युति बना रहे हों, तब ऐसी स्थिति में राहु हो या केतु हो, ये केंद्र त्रिकोण में स्थिति होने जैसा शुभ स्थितियां बनाते हैं, शुभ फल देते हैं। तो इसमें 20 स्थितियां बनती हैं। अगर हम इस पर ध्यान देते हैं तो 20 स्थितियां राहु और केतु के प्रभाव को शुभ करने वाली होती हैं। उनमें सबसे पहली स्थिति है राहु अगर लगन भाव में हो और लगन स्वामी के साथ हो, ये स्थिति भी राहु को शुभ फल देने वाला बताती है। ऐसी स्थिति में लगन के शुभ फल प्रकट होने लग जाते हैं, लगन के शुभ फल एक्टिवेट हो जाते हैं। ऐसी कुंडली में ऐसे ग्रहों वाला जातक या जातिका अगर राहु का रत्न गोमेद धारण करता है तो अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होने लग जाती है, चाहे राहु की दशा हो या दशा न हो। राहु की दशा या अंतर्दशा में पहनते हैं तो और भी ज्यादा शुभकारी फल परिणाम प्राप्त होने लग जाते हैं। दूसरी स्थिति में बताया गया है कि राहु लगन भाव में पंचमेश के साथ बैठा हो। तीसरी स्थिति में बताया गया कि राहु लगन भाव में नवमेश के साथ बैठा हो, यानी राहु बैठा हो लगन में और इन में से किसी ग्रह के साथ बैठा हो। फिर चौथी स्थिति है राहु चौथे स्थान में चतुर्थ भाव में बैठा हो और चतुर्थ भाव में बैठ करके लग्नेश के साथ बैठा हो। पांचवी स्थिति है राहु चतुर्थ भाव में पंचमेश के साथ बैठा हो। छठी स्थिति है कि राहु चतुर्थ भाव में नवमेश के साथ बैठा हो। सातवीं स्थिति है राहु सप्तम भाव में बैठा हो लग्नेश के साथ। आठवीं स्थिति बनती है राहु सप्तम भाव में बैठा हो पंचमेश के साथ और नौवीं स्थिति शुभ बनती है राहु सप्तम भाव में नवमेश के साथ बैठा हो। तो ये स्थितियां सप्तम भाव। फिर दशम भाव की स्थितियां, राहु अगर दशम भाव में बैठा हो तो लग्नेश के साथ बैठा हो तो भी शुभ है। राहु दशम भाव में पंचमेश के साथ बैठा हो तब भी शुभ है। राहु दशम भाव में नवमेश के साथ बैठा हो तो भी अत्यंत शुभ है। अब 13वीं स्थिति राहु पंचम भाव में बैठा हो और लग्नेश के साथ बैठा हो तो भी शुभ है। राहु पंचम भाव में बैठा हो और चतुर्थेश के साथ बैठा हो। राहु पंचम भाव में सप्तमेश के साथ बैठा हो। राहु पंचम भाव में दशमेश के साथ। राहु नवम भाव में बैठा हो लग्नेश के साथ, या राहु नवम भाव में चतुर्थेश के साथ बैठा हो और राहु नवम भाव में सप्तमेश के साथ। और अंतिम 20वीं स्थिति बनती है कि राहु नवम भाव में दशम भाव के स्वामी यानी दशमेश के साथ बैठा। तो ये 20 स्थितियां बनती हैं जो कि वृहद पराशर, लघु पराशरी या पराशरीय नियमों के अनुसार बिल्कुल सही शुभ फल देने वाले राहु या केतु को बताती हैं। इसमें राहु या केतु दोनों के लिए यही सिद्धांत बताया गया है। जब किसी कुंडली में राहु या केतु ग्रह इन 20 स्थितियों में से किसी भी एक स्थिति में हो तभी राहु या केतु की अंतर्दशा शुभ फल देने वाली होती है। और ऐसी स्थिति में अगर राहु की दशा हो तो राहु का रत्न गोमेद और केतु की दशा हो तो केतु का रत्न लहसुनिया धारण करने से राहु या केतु के शुभ फल में वृद्धि होने लग जाती है। और अगर ये स्थिति बन रही है लेकिन उनकी राहु की दशा नहीं है तो आप गोमेद पहने तो अवश्य लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे ही अगर केतु की स्थिति इन प्रकार के बनती है, 20 में से कोई भी प्रकार की बनती है तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और जिस हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब जिस हाउस के स्वामी के साथ राहु या फिर केतु बैठे हैं उस हाउस के भी शुभ फल मिलेंगे, जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस के भी शुभ फल मिलेंगे। दो हाउसों के शुभ फल, शुभ प्रभाव प्रकट होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं।
अगर राहु का रतन हम दशा में पहने या फिर ना दशा हो तो भी पहने तो राहु के लिए, ऐसे ही केतु के लिए भी समझना चाहिए। राहु के लिए रत्न गोमेद है और केतु के लिए लहसुनिया रत्न धारण किया जाता है। राहु केतु के शुभ फल में वृद्धि हो जाती है और ये शुभ फल जिस भाव में राहु या केतु की स्थिति होती है, जिस भाव के स्वामी के साथ होती है, इन दोनों भावों से संबंधित शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इन केंद्र त्रिकोण के साथ राहु या केतु का संबंध बहुत शुभ और योग कारक होता है और ऐसी स्थिति में गोमेद या लहसुनिया धारण करने से राहु की दशा या केतु की दशा में लहसुनिया, राहु की दशा में गोमेद पहना जाए तो बहुत ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होने लग जाती है। दशा ना भी हो लेकिन ये स्थिति बन रही हो तो अवश्य राहु बना रहा हो ये स्थिति तो राहु का रत्न गोमेद, और ये स्थिति अगर केतु बना रहा हो तो केतु का रत्न लहसुनिया धारण करने से अवश्य शुभ फलों की प्राप्ति होती है। परंतु अगर किसी केंद्रीय त्रिकोण भाव में राहु या फिर केतु अकेले बैठे हैं, किसी हाउस के लॉर्ड के साथ नहीं बैठे, तो ऐसी स्थिति में इस सिद्धांत के अनुसार राहु या केतु का योग कारक नहीं माना जाएगा उनको, ना ही वो शुभ फल देने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में राहु का रत्न गोमेद और केतु के मामले में केतु का रत्न लहसुनिया शुभ नहीं हो सकते। तो इसी सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखते हैं तो राहु या केतु की स्थिति अगर तीसरे हाउस में हो, छठे हाउस में हो, 11वें हाउस में हो या 12वें हाउस में से किसी भी हाउस में हो और इनके साथ उस स्थान के स्वामी या फिर किसी भी स्थान के स्वामी अगर बैठे हों तो अवश्य उन दोनों भावों के अनुसार अशुभ फल प्रकट होते हैं। उन दोनों भावों के फल अशुभ प्रकट होते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं उसकी दशा या अंतरदशा में प्रत्यक्ष रूप से। तो ऐसी स्थिति दशा हो या ना हो, राहु का रत्न राहु के मामले में, केतु का रत्न केतु के मामले में बिल्कुल धारण नहीं करना चाहिए। कुंडली में राहु या केतु ऐसी स्थिति में होने से गोमेद या लहसुनिया अगर धारण कर लिया जाता है तो हानि और ज़्यादा बढ़ जाती है, नुकसान वाले प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बल्कि राहु के लिए राहु मंत्र का जाप करना चाहिए और केतु के लिए केतु मंत्र का जप या यज्ञ अनुष्ठान या फिर दान से उसकी शांति की जाती है। राहु या केतु और सभी ग्रहों की शांति के लिए मंत्र अनुष्ठान विधि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ सभी ग्रहों के मंत्र अनुष्ठान पद्धति विधियाँ सब दी गई हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब आसानी से कर पाएंगे। गोमेद हो या लहसुनिया हो, कितने वजन का पहनना चाहिए, कितनी रत्ती का पहनना चाहिए, किस धातु में जड़वा करके इसको पहनना चाहिए और किस हाथ की किस उंगली में पहनना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोमेद हो या लहसुनिया हो, ये कम से कम 5 से 11 रत्ती के बीच जितनी आपको आवश्यकता हो अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, या फिर आपके कुंडली में कितना बलवान आपको करना है, इस प्लेनेट को कितनी शुभता आपको चाहिए, उस अनुपात में आप पहन सकते हैं। 5 से 11 रत्ती के बीच में अपनी आवश्यकता के अनुसार पहनना होता है। इसका वजन खुद आप डिसाइड कर सकते हैं। गोमेद या लहसुनिया की अंगूठी चांदी में ही ज़्यादा शुभ फल देने वाली होती है। शुभ फल देने के लिए चांदी में ही इसको पहनना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को राइट हैंड में ही पहनना चाहिए। गोमेद या लहसुनिया के लिए रिंग फिंगर का ही आप रिंग फिंगर में ही धारण करें तो ज़्यादा अच्छा है, यानी अनामिका उंगली राइट हैंड की, उसमें धारण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है अगर आपको गोमेद पहनना है या फिर लहसुनिया के मामले में? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोमेद धारण करने के लिए तो शनिवार को लेना होगा, क्योंकि शनि के समान राहु को माना गया है। शनिवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो और शुभ घटी का मुहूर्त हो तो ऐसे समय में आप धारण कर सकते हैं गोमेद, अगर आपके लिए शुभकारी कुंडली में दिखाई दे रहा है तो। और दूसरे नंबर पर भी एक मुहूर्त है, इसके अनुसार
शनिवार ही हो और शनि उदय हो, शनि अस्त नहीं होना चाहिए सूर्य के साथ। शुभ घटी और स्वार सिद्ध योग का मुहूर्त भी हो तो और ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे में राहु का रत्न आप धारण कर सकते हैं। किसी भी शनिवार के दिन, तीसरा है, किसी भी शनिवार के दिन जब शनि अस्त ना हो और स्वार सिद्ध योग का मुहूर्त हो, तो ऐसी स्थिति में आप गोमेद धारण कर सकते हैं। लेकिन केतु के लिए लहसुनिया अगर आप धारण करना चाहते हैं तो इस शनि की जगह पर बुधवार आपको प्रयोग करना, केवल इतना ही करना है कि आपको शनिवार की जगह बुधवार समझना है। उसके लिए बुधवार के दिन ही आपको लहसुनिया इन सब मुहूर्तों की स्थिति जब बन रही हो तो पहन सकते हैं। गोमेद हो या लहसुनिया पहनने के लिए विधि विधान या पूजन विधि क्या है? सबसे पहले गोमेद पहनना चाहते हैं या लहसुनिया, जो भी आपने निश्चित किया है, उसकी अंगूठी को चांदी में बनवाकर और शुद्ध गंगा जल में कर लें। गंगा जल में शुद्ध किया जाता है इसको, या फिर दूध में भी, बिना बॉयल किए हुए दूध में भी पहले शुद्ध करके फिर गंगा जल में शुद्ध कर लें। पूजा स्थान में उसके बाद इसको रख दें। राहु का या केतु जिसकी भी आप अंगूठी पहनना चाहते हैं, उस ग्रह के मंत्रों का जप करके इस अंगूठी को आप अभिमंत्रित कर लें और श्रद्धा पूर्वक फिर आप धारण कर लें। इस ग्रह के मंत्र कौन से हैं? राहु ग्रह का बीज मंत्र ही आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि छोटा है और आसानी से हो जाएगा। वैसे राहु ग्रह का अनुष्ठान तो 28,000 मंत्रों का है, लेकिन धारण करने के लिए अगर अंगूठी को आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं या फिर मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहते हैं, अगर आप 108 मंत्र का जाप भी कर लेते हैं राहु रत्न गोमेद की अंगूठी के लिए, तो अभिमंत्रित हो जाती है। राहु का मंत्र है ओम भराम भरीम भ्रौम स राहवे नमः। अगर आपको राहु से संबंधित कोई कष्ट की सूचना मिल रही है इस कुंडली में आपकी, और वो केंद्र त्रिकोण का संबंध नहीं बना रहा किसी ग्रह के साथ, तो फिर आपको राहु ग्रह की शांति के लिए भी इसी मंत्र का प्रयोग करना है। और लेकिन 28,000 मंत्र जाप करने के बाद फिर उस मंत्र का हवन भी होगा, दान भी होगा। ये सब विधियां आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और अगर आप केतु ग्रह का रत्न लहसुनिया पहन रहे हैं, यानी आपकी कुंडली में केतु ग्रह शुभ स्थिति बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में लहसुनिया की अंगूठी चांदी में जो आपने बनवाई है उसको शुद्ध करके मंदिर या पूजा स्थान में रख करके मंत्रों से प्रतिष्ठा करना है आपको। मंत्र से अभिमंत्रित करने के लिए इसका मंत्र है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम स केतवे नमः। 108 मंत्र से ही आप अभिमंत्रित कर सकते हैं इस अंगूठी को और फिर श्रद्धापूर्वक धारण कर सकते हैं। इसके लिए अगर केतु आपकी कुंडली में अशुभता की सूचना दे रहा है, तब आप इस रत्न को नहीं पहन सकते। फिर ऐसी स्थिति में केतु ग्रह के मंत्रों की शांति की जाती है, अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान की विधि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं, कंप्लीट दी गई है। और इसके लिए फिर 17,000 कम से कम मंत्रों का आपको अनुष्ठान जप करना होता है, फिर उसका हवन दशांश, उसके बाद दान और ब्राह्मण भोजन भी करवाना होता है। उसका सारा विधि विधान वहाँ दिया गया है। इसके अलावा फिर वैदिक मंत्र ही हैं। वैदिक मंत्र इन दोनों ग्रहों के अगर किसी का आप करवाना चाहते हैं तो वो आपके लिए कठिन पड़ेगा। उसके लिए आप विद्वान ब्राह्मण से ही घर में करवाएं और पूरा अनुष्ठान करवा करके इस ग्रह की शांति कर सकते हैं, जो आपके लिए कष्टकारी हो दोनों में से। तो वैदिक मंत्र का उच्चारण होता क्या है कि साधारण ग्रस्त लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है, और अगर आप पूर्ण विधि विधान से शांति करना चाहते हैं ग्रह की, तो किसी पुरोहित या फिर किसी वेद शास्त्री ब्राह्मण से आप संपर्क करके उससे अनुष्ठान विधि पूर्वक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी विधि विधान प्राप्त कर सकते हैं। सभी ग्रहों के विधि विधान दिए गए हैं और सभी प्रकार के मंत्र भी वहाँ पर दिए गए हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि असली लहसुनिया या गोमेद की पहचान क्या है? अच्छा गोमेद जो है वो तो सिलोन माइंस का माना गया है। सिलोन माइंस का जो गोमेद है वो चिकना होता है, सुंदर दिखाई देता है, उसमें
कठोरता ज़्यादा होती है। दूसरे नंबर पर गोमेद होता है उड़ीसा से, जो माइंस उड़ीसा की हैं वहाँ से भी अच्छा गोमेद प्राप्त होता है। दोनों में से कोई भी आप बनवा करके अंगूठी धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से अच्छा लहसुनिया जो है वो कनक खेत का माना जाता है, जो कि बड़ा कॉस्टली होता है। या फिर दूसरे नंबर का उड़ीसा का लहसुनिया भी आप लेकर के उसकी अंगूठी बनवा कर धारण कर सकते हैं। इसके लिए प्रमाणिक संस्थान से ही आपको ये खरीदना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेसी इसमें भी हो सकती है। और इसके साथ जीएसटी बिल भी आपको लेना चाहिए। प्रमाण पत्र किसी अच्छी लेबोरेटरी का होना चाहिए। टेस्ट किया हुआ गोमेद का प्रमाण पत्र या लहसुनिया का प्रमाण पत्र के साथ बिल अवश्य लें। अच्छा और असली गोमेद या लहसुनिया कहाँ से खरीदें? वैसे तो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं गोमेद या लहसुनिया, जो कि प्रमाणिक संस्थान है। या फिर हमारे संस्थान से भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ आपको सरकार द्वारा मान्यत लैब से टेस्ट किया हुआ शुद्धता की गारंटी वाला प्रमाण पत्र भी साथ दिया जाएगा, साथ में बिल भी दिया जाएगा, जीएसटी बिल। असली प्रमाणिक गोमेद या लहसुनिया अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर कोई भी रत्न, सभी रत्नों में से रत्न उपरत्न कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, या रुद्राक्ष की माला, या कई प्रकार की मालाएं होती हैं, जप मालाएं होती हैं, यंत्र होते हैं, चांदी में बने हुए यंत्र, या फिर कोई भी सौभाग्यवर्धक सामग्री आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करें। वेबसाइट ऊपर लिखी हुई है शुक्राचार्य.com। इसी पर आपको सर्च करना है। इसी पर आपको अपना प्रोडक्ट, जो भी आपको सौभाग्यवर्धक सामग्री की आवश्यकता हो, वो उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर कर सकते हैं पेमेंट के साथ। वेबसाइट पर अवश्य विजिट एक बार कीजिए, देखिए ज़रूर कि क्या क्या सौभाग्यवर्धक प्रोडक्ट हैं जो आप अवश्य देखिए विजिट करके कि कौन कौन से सौभाग्यवर्धक वस्तुएं हैं जिनमें आपकी रुचि है, जिनकी आपको आवश्यकता हो सकती है। और इसके अलावा फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने डिस्प्ले भी हो रहे हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। तो व्हाट्सएप पर भी अगर आप ऑर्डर करते हैं तो अवश्य प्राप्त कर सकते हैं प्रमाणिक लैब का सर्टिफिकेट और बिल के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर और चर्चाएं करेंगे। बहुत सारी सौभाग्यवर्धक सामग्रियां हैं जिसमें यंत्र भी हैं, मालाएं भी हैं, रत्न भी हैं, रत्न जड़ित अंगूठियां भी हैं, रत्न जड़ित लॉकेट भी हैं, रत्नों से जड़ित यंत्र भी हैं, और साथ साथ मालाएं। अगर आपको किसी माला की आवश्यकता हो तो माला भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर चर्चा करेंगे इनमें से किसी भी एक सौभाग्यवर्धक सामग्री की। नमस्कार।